हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का 5वां अध्याय है और यह आपका अंतिम अध्याय है। नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। हम चरवाहे के बारे में पहले भी बहुत कुछ जान चुके हैं। अब जो है हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि आधुनिक जो विश्व है यहाँ पर कौन कौन सी और जो है किस किस जाति के चरवाहे हैं और यहाँ पर कौन कौन से जो है जीव को चराया जाता है। हम ये सारे बात को हम इस अध्याय में और उनका जीवन यापन कैसे चलता है, कितने ऊंचाई तक वो जाते हैं, इन सारे बातों को हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको यहाँ पर बताया गया है। लिखा गया है कि पहला कि पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चरती ये भेड़ें। ये पूर्वी गढ़वाल है, वहाँ पर जो है ये बुग्याल जगह है, वहाँ पर ये भेड़ बकरियाँ जो हैं चर रही हैं। देखिए बुग्याल जो है ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक जो है विशाल प्राकृतिक चारागाह है। जाड़ों में ये बर्फ से ढका रहता है और अप्रैल के बाद जो है ये हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास, तलहटी मतलब होता है पहाड़ की, ये जो तलहटी दिख रही है ऊंचा पहाड़ है, उसके नीचे के भाग को तलहटी बोलते हैं। तो तलहटी में जो है आपको क्या क्या मिल जाता है, तो जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है, घास से जड़ी बूटी से भरा रहता है। इन चारागाहों में जो है घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं। आगे है कि इस अध्याय में आप घुमंतु चारवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी की जुगाड़ में क्या होते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊँट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उनका अतीत क्या था? ये बातें जो हैं आप सबको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जानने को मिलेगा। और आप देखते भी होंगे कि आसपास अगर शहर में रह रहे हैं, गांव में लोग रह रहे हैं, उनको जो है जो आसपास अपने साथ जो है भेड़ बकरियों और ऊँटों को लेकर चलते आपको दिखाई देंगे। ये क्या है? ये चरवाहे हैं। ये जो चरवाहे हैं ये घुमंतु लोग होते हैं जो एक जगह पर स्थान जो है अपना नहीं रखते हैं। इनका इनका जो है आमदनी जो है वो दूध होता है, मांस होता है, ऊन होता है, ये सब जो है उनके आमदनी होते हैं। जो अतीत है, अतीत में भी जो है चरवाहे कहीं कहीं जो है अपना जीवन यापन करने के लिए ऊंचे ऊंचे जगहों पर और जो है कहीं कहीं जहाँ पर घास मिलता था, जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती थी, वहाँ पर जाया करते थे। ये हमने जो है अतीत के बारे में पहले 6ठी क्लास जो कि हमने इसके बारे में पढ़ा है। देखेंगे अब आगे कि चरवाहों का जो है इतिहास के बारे में जो है विरले ही जान मिल पाती है जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की। सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगर के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वो ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं, जैसे उनका दौर बीत चुका है। अगर कि इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही का कितना महत्व है। आप यह जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डाला और इन समुदाय ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह जो है सामना किया। इस भाग में हम पहले भारत और फिर जो है अफ्रीका के चरवाहों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या क्या भारत के बारे में है, उसके बाद हम अफ्रीका के बारे में देखेंगे। पहला है घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही क्या है। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ी रखते हैं। कहाँ के? तो जम्मू कश्मीर के कौन है समुदाय? तो गुज्जर बकरवाल। इन समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में आ गए थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया जो है वे यहीं
के होके रह गए। कहाँ कब आए थे? तो ये जो है चारागाहों को खोजते हुए 19वीं सदी में जो है यहाँ पर आ गए और यहीं के ये हो गए, यहीं पर वो बस गए। इसके बाद जो है सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती थी तो वह शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली जो है सूखी झाड़ियों ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। अप्रैल के अंत तक वह जो है उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफ़र में कई प्रकार के काफिला बनाकर जो है साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंचते। किसको? तो पीर पंजाल के दर्रे को। जैसे ही गर्मियां शुरू होती जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों यहाँ उगने वाली तरह तरह के जो है घास मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें जो है सेहतमंद खुराक भी मिल जाता था। ध्यान से आप जो है सुनेंगे और आप जो है साथ साथ इसका मनन कर सकते हैं। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। कब? सितंबर के अंत में। इस बार वह वापस अपने जारों वाले ठिकानों की नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। एक जो जम्मू कश्मीर में आपको गुज्जर बकरवाल है तो वहीं पर हिमाचल प्रदेश में आपको क्या है? गद्दी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछे गए हैं। ये लोग जो होते थे मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते। वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जो है जारा बिताते थे और अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चले जाते और पूरी गर्मियाँ जो है लाहौर की स्पीति में बिताते। जो उत्तर जब अप्रैल आता है तो है पानी पिघलने लगता है, बर्फ़ पिघलने लगता है तो ऊपर की ओर वो चले जाते। फिर सितंबर होता है तो फिर वो नीचे की ओर आ जाते थे। ऐसा ही उनका जीवन बीतता था। जब बर्फ़ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे जो है ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में पहुंच जाते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे जो लाहौर ये देख सकते हैं कि एक घर है, उसमें आपको जो चरवाहे हैं वो अपना इस प्रकार से घर बनाकर रहते हैं। वापसी में जो है वो लाहौर और स्पीति के गाँव में एक बार फिर जो है कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे अपने रेबर जो कि झुंड होता था भेड़ बकरियों का लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते और अगली जो है अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों में मतलब रवाना हो जाते। मतलब इनका जो है गर्मी और ठंडी का आना और जाना। जहाँ पर चारागाह है, जहाँ पर ठंडी है तो वहाँ पर से नीचे शिवालिक की पहाड़ी में अब जो है यहाँ पर गर्मी आएगा तो ऊपर की ओर जो है वो क्या होगा? जो लाहौर और स्पीति के क्षेत्रों में जो ऊपर की ओर चले जाते। जब गर्मी आता जो है बर्फ़ पिघलने लगता तो वहाँ पर चारागाह जो है पानी से पूरा आपको हो जाता था, हरियाली पूरी छा जाती थी। हम जो है ऊपर थोड़ा चलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊन उतरने का इंतज़ार। हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित पालमपुर के पास जो है उधल घाटी है, यहाँ पर ऊन उतारने का काम होता है। यहाँ पर जो है देख सकते हैं ऊन कैसे उतारा जा रहा है। यहाँ पर कुछ तस्वीर जो है एक स्रोत है उसको हम पहले पढ़ेंगे। स्रोत है आपका कि 1850 के दशक में जीसी वाराणसी ने कागड़ा के गुज्जरों का वर्णन यहाँ पर किया है। पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चारावाह कबीले के लोग होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं। वे लगभग ना के बराबर खेती करते हैं। गद्दियों के पास जो है भेड़ बकरियां होती है। वे गुज्जर गाय भैंस पालते हैं। गुज्जर क्या पालते हैं? गाय भैंस पालते हैं। गद्दी क्या पालते हैं? भेड़ बकरी पालते हैं। ये लोग जो हैं जंगलों के किनारे रहते हैं और दूध घी मवेशियों से मिलने वाले दूध से चीज़ें बेचकर अपना पेट पालते हैं। घर के मर्द मवेशियों को चराने ले जाते हैं और कई बार जो है हफ्तों तक घर नहीं लौटते। इस बीच वे जंगल में अपने रेवर के साथ ही रहते हैं
औरतें सिर पर टोकरियाँ और कंधे पर जो है हांडियाँ लटका कर रोज़ बाजार चली जाती। उनकी हांडियों में दूध, मक्खन और घी आदि होता। वे सिर्फ इतनी चीज़ें ही बाजार में ले जा पाती जितनी घर चलाने के लिए काफ़ी हो। गर्मियों में गुज्जर अपने रेवड़ों को लेकर पराया ऊपरी इलाकों में चले जाते, जहाँ उनकी जो है भैंसों को ना केवल बहुत सारी हरी भरी घासें मिल जाती और वह जो है वह शीतोष्ण मतलब ना ज़्यादा ना ही ठंडा, ना ही ज़्यादा जो है ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती। बल्कि उन जहरीली मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता जो मैदानों में उनका जीना मुहाल कर किए रहते हैं। आपको एक बात यहाँ पर याद रखना है, जो गुज्जर लोग होते थे वो गाय भैंस पालते थे और जो जिद लोग होते थे वो क्या पालते थे, भेड़ बकरियाँ। जो गद्दियाँ जो लोग होते थे, जो गद्दी लोग होते थे वो क्या पालते थे, तो वो भेड़ बकरी पालते थे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक जो है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र के हैं, जो एक जो हैं कहाँ के, तो जम्मू कश्मीर के। जो गुज्जर हैं बकरवाल, गुज्जर बकरवाल वो जम्मू कश्मीर के हैं और हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो क्या हैं, तो वो गद्दी लोग हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक जो है और चित्र है जो यहाँ पर है कि मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों पर एक गुज्जर जो है मंडप जो है गुज्जर गलरिया जो हैं बुग्याल बुग्याल में मिलने वाले जो रिंगल होते हैं, मतलब एक तरह की पहाड़ी बांस रिंगल जिसको कहा जाता है, और घास से बने मंडपों में रहते हैं। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल जो है कार्यस्थल के रूप में होता था। यहाँ गुज्जर घी निकालते थे और उसे बेचते थे। हाल के सालों में वे जो है बसों और ट्रकों में भरकर दूध ले जाने लगे हैं। अब जो है बस और ट्रक में दूध भरकर ले जाने लगे हैं। ये मंडप जो है 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। कहाँ, 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर। भैंसें इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती। भैंस जो है इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते। 10 से 11,000 फुट की ऊंचाई है। अब आगे है कि हम देखेंगे कि यहाँ पर कि आइए अब जरा जो है पूर्व की तरफ चलें। हमने उत्तर की तरफ देख लिया, अब हम पूर्व की तरफ चलते हैं। पूर्व जो है गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर से सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों, जो इसको क्या बोलते हैं, बुग्याल की तरफ चले जाते। ये कहाँ के, तो पूर्व की तरफ। जो आप ये भारत है तो ये आपका पूरब है। ये क्या है, आपका पूरब है। यहाँ पर जो लोग होते थे गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर जो होते थे, कहाँ, गढ़वाल के और कुमाऊं के जो गुज्जर होते थे वो क्या करते थे, सर्दी में जो है वो भावर की सूखे जंगलों की तरफ जाते और गर्मी में जो है वो ऊपर जो घास का मैदान है बुग्याल, वहाँ पर चले जाते। इसमें जो है इनमें से बहुत सारे जो है हरे भरे चरवाहे की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। जम्मू से आते हुए जो यहाँ पर जम्मू है तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश है, ये आपका जम्मू है, तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे वो आते पूर्व की ओर आते गए तो ये उत्तर प्रदेश की ओर पहाड़ियों में बसने लगे और वहीं पर आकर बस गए। गर्मी सर्दी के हिसाब से जो है हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता है। यहाँ जो है यहाँ पर भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे हैं। क्यों, कौन है, एक है भोटिया, शेरपा और किन्नौरी। ये सभी समुदाय जो है मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का जो है बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल न रह जाती थी तो वह किसी और चारागाह की तरफ चल जाते थे। इस आवाजाही से चारागाह जो है ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से ही बच जाते थे और जो है इनमें दोबारा हरियाली व ज़िंदगी भी लौट आती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो बाद में कुछ समय में जो है फिर से वो चारागाह आ जाते थे। यहाँ पर जो है कुछ शब्द दिया गया है। भावर, जिसको गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या जंगल इलाका है, जो नीचे का भाग जो है वो भावर कहलाता है। और बुग्याल क्या है, तो ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास का मैदान को बुग्याल कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। गद्दी जो कि क्या थे, एक घुमंतू लोग थे और यह हिमाचल प्रदेश के हैं। जो है सितंबर पर गद्दी जो हैं ऊंचे मैदानों मतलब धार से नीचे आने लगते हैं और रास्ते में कुछ समय रुककर वह अपनी भेड़ों के ऊन उतारते हैं। ऊन काटने से पहले जो है भेड़ों को नहला धुला कर साफ किया जाता है। ऊन काटने से पहले भेड़ को नहला धुला दिया जाता है और साफ कर लिया जाता है।
अब हम जो है आगे देखेंगे पठार और मैदानों और रेगिस्तान में कैसे लोग रहते हैं, जो चरवाहे कैसे रहते हैं। तो पठारों जो है यहाँ पर पठार और मैदान रेगिस्तान में चरवाहे जो हैं सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते, वे जो है पठार, मैदान और रेगिस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। घग्गर जो महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है, जो घग्गर है, घंगर, और यहाँ पर जो है 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी 4,67,000 थी, और इसमें जो है उसमें ज़्यादातर गड़रिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ जो है लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। घग्गर गड़रिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह जो है एक अर्ध शुष्क इलाका था, जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी घंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास घग्गर जो है बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। कहाँ? तो पश्चिम की तरफ। जो ये अगर आपका महाराष्ट्र है तो यहाँ पर से जो है पश्चिम की ओर जाते थे। करीब 2 महीने जो है पैदल चलने के बाद जो है अपने रेवरों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डालते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाकों में खेती क्या होती थी? खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इस चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे, जो चरवाहों होते थे इनका। जिस समय जो है घग्गर कोनक पहुँचते थे, उसी जो है समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने जो है रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। ये देख सकते हैं, ये आपको पश्चिमी राजस्थान में जो है थार रेगिस्तान में चरते हुए रायका समुदाय के ये ऊँट हैं। यहाँ पर जो है पाई जाने वाली जो सूखी और कटीली झाड़ियों के सहारे जो है सिर्फ ऊँट ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाके में चरना पड़ता है। बहुत इलाका पर चलेगा तब उसको पर्याप्त भोजन मिल सकता है। देखिए घंघरों के मवेशी जो है खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंठों को खाते थे और उनको जो है गोबर से खेती में खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान घंघरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वापस जो है अपने जो है पटारी इलाके में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून के जो है बारिश होते ही घग्गर कोंकण और तटीय इलाकों छोड़कर सूखी पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ गीले मानसूनी हालात में को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भेड़ क्या है? तो गीले मानसून हालात को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे थे, और इसमें जो है मवेशियाँ, भेड़, बकरियाँ और गड़रिये का ही बसेरा रहता था। यहाँ पर आपने 1-2 शब्द देखा, जो रबी और खरीफ और ठूंठ होता है। क्या है ये? तो रबी जो होता है जाड़ों में फसलें की जाती है, और जो है मार्च में इसकी कटनी शुरू हो जाती है। जाड़ों में जो कि अक्टूबर में शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल में इसको कटाई हो जाती है रबी की। खरीफ की जो है सितंबर अक्टूबर में जो है कटनी हो जाती है, जो कि मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई होती है। ठूंठ क्या है? तो पौधे की कटाई के बाद जो ज़मीन में रह जाता है जड़, उसको ठूंठ बोलते हैं। जो यहाँ पर अगर फसल है तो ये जो जड़ है वो इसी को ठूंठ बोला जाता है। आगे है कि यहाँ की गोल्ला समुदाय जो होती थी, गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय के जो लोग होते थे वो भेड़ बकरी पालते थे। याद रखेंगे, गोल्ला समुदाय के लोग क्या पालते हैं? तो जो हैं वहाँ पर गाय भैंस पालते हैं, और कुरुमा और कुरुबा समुदाय के लोग भेड़ बकरी पालते थे और हाथ के बने कम्बल बेचते थे। ये लोग जो है जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जो है जानवरों की देखभाल के साथ जो है साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ जो है चरवाहे जो होती थी, चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग जो है बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बरसात
बरसात और सूखा मौसम कैसा है उस हिसाब से जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाके की तरफ चल जाते थे, जबकि बरसात के इलाकों में जो है बरसात में जो जब शुरू होता था तो वह फिर वापस चले आते थे। मानसून के दिनों में जो है तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में जो है बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में जाना जरूरी था। चरवाहों में जो है एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। क्या है चरवाहों में? बंजारा। आप जानते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पर बंजारे जो मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं बंजारे? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग जो है बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले जो है गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवरों और दूसरी चीज़ें बेचते जाते थे। वे जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छी चारागाहों की खोज में जो है रहते थे। कौन? तो बंजारे। यहाँ पर एक स्रोत है खा को देखेंगे तो बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों में जो है हमें चरवाहा समुदायों की ज़िंदगी की झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर जो है 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का एक जो है दौरा किया था। गोल्ला समुदाय का उसने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा, उनके परिवार जंगलों के किनारे जो है छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी ज़मीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते थे और पास के कस्बों में जाकर दुग्ध उत्पादन बेचते हैं। उनके परिवार जो है उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। एक एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी लोग खेत संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुलाव आदि पहुंचाते हैं। ये आपको फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन द जर्नी फ्रॉम मद्रास टू दी कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनाडा एंड मालाबार, लंदन 1807 में लिखा गया ये बुक है। आगे क्या है? तो आगे है कि राजस्थान जो है यहाँ पर राजस्थान के रेगिस्तानों में रायका समुदाय। कौन समुदाय? तो रायका समुदाय। इस इलाके में जो है बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो कम, इसीलिए खेती की उपज जो है हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती भी नहीं थी। इसके चलते जो है रायका खेती के लिए साथ साथ चरवाहों का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर ने रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस समय जो है उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते जो है ये चारागाह सूखने लगते थे। नजीद तन जो है ये लोग नए चारागाहों की तलाश में जो है दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकाओं का जो है एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। कुछ ऊँट, कुछ भेड़ बकरी। इस तरह जो है हम देख सकते हैं कि चारागाह समुदाय की ज़िंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। और आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर तस्वीर देखेंगे। जो तस्वीर में लिखा है कि अपने ऊँट के साथ एक ऊँट पालक। यह राजस्थान के जैसलमेर के निकट का थार का रेगिस्तान है। क्या ये थार का रेगिस्तान है? इस इलाके में जो है ऊँट पालकों को मारो मतलब रेगिस्तान, रायका और उनकी बस्ती को ठंडी कहा जाता है। उनकी बस्ती को ढंठी कहा जाता है और जो मारो होता है उसको रेगिस्तान कहते थे। रायका जो एक समुदाय होता था। यहाँ पर आपने इन सारे बातों को पढ़ा। जो पालकों को जो मारो मतलब रेगिस्तान होता है, रायका, मारो रायका। जो रेगिस्तान के जो होते थे पालक, जो कि ऊँट पालते थे, और यहाँ पर जो बस्ती होता था उसको ठंठी कहा जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं एक बाजार है। बाजार में आपको पश्चिमी राजस्थान में जो ये बलोतला स्थित ऊँट मेला, ये क्या है? ऊँट मेला है। अभी जो है आपको यहाँ पर दिखेगा, तस्वीर में लिखा गया है कि ऊँट पालक यहाँ ऊँटों को खरीद फरोख्त करने आते हैं। मेले में जो है मारो रायका ऊँटों के प्रशिक्षण में जो है अपने महारत का भी प्रदर्शन करते थे और इस मेले में गुजरात से घोड़े भी लाए जाते हैं। तो कौन मेला है? तो ये आपका हो गया बलोतला स्थित ऊँट मेला। कहाँ पर? राजस्थान में बलोतरा है वहाँ पे। देखिए उन्हें इस
बात का जो है ख्याल रखना पड़ता था कि उनके जो रेबर एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और जो है उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें जो है ना सिर्फ एक इलाके से दूसरे इलाकों में जाने या जो है सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों में गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान जो है उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गाँवों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार, चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। आइए अब जो है देखें औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेज के ज़माने में चरवाहों का जीवन किस प्रकार बदला। ये देख सकते हैं कि पुष्कर का मेला जो है ऊँट मेला है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पर अभी भी जो है पुष्कर का मेला लगता है, बहुत ही जो है ज़्यादा राजस्थान का ये पुष्कर का मेला, ऊँट का मेला जो है फेमस है। एक यहाँ पर है मारो रायकाओं की वंशावली बताने वाला जो कि वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है। वंशावली जो है बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है। इस तरह के मौखिक परंपराओं से चारावाहों समुदायों को अपनी पहचान का भाव मिलता है। इस परंपराओं में जो से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है, कोई समूह जो है अपने अतीत को किस तरह से देखता है। एक यहाँ पर और तस्वीर है चरवाहों की तलाश जो है चारागाहों की तलाश में निकली जो है ये मालधारी चरवाहे उनके गांव में जो है कक्ष के रन में स्थित है। उनके गांव कक्ष के रन में स्थित है। ये कहाँ के हैं? मालाधारी चरवाहे हैं जो चारागाहों के लिए निकले हैं। भेड़ बकरी देख सकते हैं, भेड़ लिए हुए हैं। अब है औपनिवेशिक शासन में जो है इनका जो है कैसा जीवन रहा, कैसा जो है इनका ज़िंदगी कटता है, इनके बारे में मतलब औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जो है जीवन किस प्रकार से था। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है चरवाहों की ज़िंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर जाने आने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाना था उसमें वृद्धि हुई। खेती में उनका जो है हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत सारा बुरा असर पड़ा। आइए देखें कि जो है सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात यहाँ पर स्रोत है कि स्रोत में लिखा गया है कि S.H. गिब्सन वन उप संरक्षक दार्जिलिंग 1913 में लिखा था। चरवाही के लिए प्रयोग किए जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहाँ से इमारती लकड़ी तथा ईंधन इकट्ठा नहीं किया जाएगा जो मुख्य वन उत्पाद होते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है इन सब का कैसे और क्यों हुआ, बदलाव कैसे पड़ता है। तो पहली बात यह है कि अंग्रेज सरकार जो है चारागाहों को खेत की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। ज़मीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट मतलब पटसन, कपास, गेहूँ, अन्य खेती हर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता जिनकी इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना जो है खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे। उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इस कायदे कानून के जरिए सरकार गैर खेतीय जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी और इस लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और ज़मीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ जो हैं लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया और इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन चारागाहों की थी, जिसकी चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। समस्या के लिए जो है यहाँ पर समस्या होने लगी चरवाहों के लिए।
आगे है दूसरी बात क्या होती है। तो दूसरी बात होती है 19वीं सदी के मध्य में जो है आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे और उन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां चरवाहे या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में है चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया और इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं और उसकी राय में चरवाहों के रेब छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ की बढ़त रुक जाती है। वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने को रोक दिया गया जहां पर वो पहले मवेशियों के बहुमूल्य चारे का स्रोत था। जहाँ पर पहले वहाँ पर अब उनको रोक दिया गया, जो पहले क्या था, मवेशी के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत था। एक यहाँ पर नया शब्द है कि परंपरागत अधिकार, मतलब परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार, वही परंपरागत अधिकार है। आगे हम देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में वे उन्हें प्रवेश के लिए छूट दी गई वहां उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उन्हें प्रवेश की और वापसी की तारीख पहले ही तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय नहीं रह सकते थे, भले वह चारा कितना ही हो, वहाँ पर चारा बहुत ही ज़्यादा क्यों ना हो, घास कितना भी क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसीलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख लिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तीसरी बात थी कि अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर उनकी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों को अपने रेवड़े के लिए हर साल नए-नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँवों में रहे, उनकी रिहाइश और खेती पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपना 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम, कब, तो 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने कौन नियम लाया, तो अपराधी जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्रीवेस एक्ट पारित किया गया। यहाँ पर इस अपराधी जनजाति अधिनियम में क्या हुआ, तो इस कानून के बाद इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय में सूचित समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे समुदायों को कुछ खास अनुसूचित गाँव बस्तियों में बस जाने के लिए हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी। इतने कारण तीसरे में थे। यहाँ पर तीसरा कारण में 1871 में अपराधी के लिए क्या लाया गया, तो पारित किया गया एक अपराधी जनजाति अधिनियम। चौथी बात देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा एक क्रियाकलाप है कि क्रियाकलाप नहीं है, ये स्रोत है, स्रोत को हम देखेंगे। स्रोत में आपको है कि 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बढ़ती आबादी, सिंचाई के विस्तार और रक्षा उद्योग एवं कृषि प्रौद्योगिक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चारागाहों के अधिग्रहण की वजह से चरवाही के लिए उपलब्ध इलाकों के क्षेत्रफल में बहुत भारी गिरावट आई है।
अब पशुपालकों को बड़े बड़े रखने की मुश्किल पैदा हो रही है। इसकी वजह से उनकी आमदनी में गिरावट आई है। उनके जानवरों की गुणवत्ता और खुराक गिर गई है और कई जो है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। द रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया 1928। देखेंगे चौथी बात में क्या है, तो चौथी बात में आपको लिखा गया कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त जो है कोई भी चीज़ होती थी कि चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स वसूल कर दिया करता था लागू कर दिया गया था। चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूल की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच जो है टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना वसूल करते थे। 1880 के दशक तक आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहा को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरवाहा में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था और जो है चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं उनसे कितना टैक्स चुकाया और इस बात की जो है उसके पास जो है दर्ज किया जाता था कि इस बात को उसके पास में दर्ज किया जाता था कि वो कितना टैक्स दिया, कितना जानवर है, ये सारे जो है दर्ज किए जाते थे। यहाँ पर एक स्रोत है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर क्रियाकलाप है कि आप संक्षेप में बता सकते हैं कि आप कैसा, अगर ऐसा आपको किया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। कल्पना करिए कि 1890 में जो है रह रहे हैं और आप जो हैं उस समुदाय से, घुमंतू समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका जीवन क्या होगा, कैसे आप जो है जीवन जिएंगे। ये सारे टैक्स के कारण। यहाँ पर हम जो है यहीं पर इस चैप्टर को थोड़ा यहाँ पर हम इसको समाप्ति कर देते हैं। देखिए आगे हम देखेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। जो दूसरा है कि इस बदलाव ने चारागाहों की ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित किया। तो इन बदलाव इस चीज़ों की वजह से है जो है चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदला जाने लगा, वैसे वैसे जो है चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगे। इस तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़ेरिए और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी में नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुचे चारागाह में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे और जो है इसके बाद क्या होता है, अब तक तो घुमंती जानवर अपने मवेशियों को कुछ दिन के लिए ही इस इलाकों में चराते थे और कुछ इलाकों के जो है उसके बाद जो है किसी और इलाकों में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी जो है फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चारवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर जो है गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा और जो है फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब पड़ने वाली आकार की वजह से जो है कमज़ोर और भूखे जानवर की संख्या जो है बड़ी संख्या में वो मरने लगे। ये सारे जो हैं उस समय की बंदिशों के कारण आपको दिखाई पड़ती है। भारत के चारागाह समुदाय के चित्र को यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इस नक्शे में आपको दिखाया गया। केवल उन चारागाह समुदाय के इलाकों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में इस अध्याय में हम अब बात किए हैं। इसके अलावा जो है देश में बहुत सारे ऐसे चारागाह समुदाय रहते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन से समुदाय के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा। तो ऊपर में आप जम्मू कश्मीर में किसके बारे में पढ़ा, ये कौन है, गुज्जर
बरकबार जो है ये बकरवाल जो है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। गद्दी जो हिमाचल प्रदेश में आपने पढ़ा। भेटिया और गुज्जर जो होते थे उसके नीचे होते थे जो उत्तराखंड के क्षेत्रों में। नेपाल का ये क्षेत्र देख सकते हैं जो मोनपा होता है वो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर बंजारे जो मध्य प्रदेश में और गुजरात में, पंजाब में आपको ये बंजारे देखने को मिलते हैं। रायका जो कहाँ पे, रायका राजस्थान में। और मरुस्थली क्षेत्र में जो है मलधारी के क्षेत्र, मरुस्थल का क्षेत्र जो कच्छ के क्षेत्रों में होते थे। घग्गर जो कहाँ पर, तो घग्गर जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में होते थे। वहीं पर आपको ये तीनों कोरबा, गोल्ला, ये जो है आपको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के क्षेत्रों में। ये जो है इस प्रकार से आपने इन सारे गुज्जरों और जो समुदाय के लोग थे उनके बारे में देखा। यहाँ पर देखिए चरवाहों में जो है, और चरवाहों में जो है बेमिसाल इस्तेमाल के चारागाहों का स्तर गिरने लगता है और लोग जो है जानवर मरने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो चरवाहों ने इन बदलावों को का जो है सामना कैसे किया, तो चरवाहा जो थे वो कैसे भारत में इन बदलावों का सामना किया, इनके बारे में हम देखेंगे। देखिए लिखा गया है कि चरवाहे जो थे, क्या हुआ, तो इन बदलावों पर जो है चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों के से सामने आई। और कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी और जो है अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। अब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया, तो कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद जो है सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। कब, तो 1947 के बाद जो है ना तो वो सिंध में दाखिल हो सकते थे भेड़ बकरी लेकर, और ना ही वह जो है जानवर को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई जो है सीमा रेखा ने उन्हें जो है उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है कि उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेत में जाने लगे, वहाँ जहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशी को चरा सकते थे। इसी समय खेतों का जो है को खाद की भी ज़रूरत रहती थी, जो उन्हें इन जानवरों के मल मूत्र से मिल जाती थी। इस जो है समय गुजरने के साथ कुछ जो है धनी चरवाहे ज़मीन खरीदकर एक जगह जो है बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर जो है दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से चले जाते और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों का छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इन सब के बावजूद चरवाहे ना केवल आज भी जिंदा हैं, बल्कि जो है हाल के दशकों में कई जगह की जो है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। जब भी किसी इलाके में चारागाहों में उनके दाखिलों पर रोक लगा दी जाती, तो वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवड़ छोटे कर लेते और नई दुनिया के मिजाज में तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे जो है परिस्थितियाँ विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहों पर जो है इस तरह के बदलाव सिर्फ जो है हमारे देश में ही नहीं थोपे गए, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसावट के नए तौर तरीकों से उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया गया। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों के जो है निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों में क्या रास्ता अपनाए, इनके बारे में जो है जानेंगे। अफ्रीका के चरवाहे के बारे में हम जानेंगे। अगले जो है पार्ट में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो अब पहले पार्ट में अपने भारत के बारे में जाना कि कहाँ पर जो है कौन समुदाय के लोग रहते हैं और कैसे अपना जीवन यापन किस तरह से करते हैं, कैसे जो है पाबंदी लगाई जाती है और किस तरह से वो अपना जो है उस पाबंदी को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं, इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम मिलते हैं, जो कि आपका जो होगा अफ्रीका में चरवाहा जीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन जो है विश्व इतिहास के जो है ये पन्ने आपको बहुत सारे जो है ज्ञान सिखाते हैं और आपको यहाँ से बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले पार्ट में क्या है अफ्रीका के बारे में। तब तक के लिए आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।